सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और आपने अभी तक बहुत अच्छे से सारा चीज़ रिवाइज कर दिया होगा। पर अगर भी आपका रिवाइज कुछ करना बाकी है, कुछ पोर्शन अगर रिवीजन करना बाकी है, सो फिकर नॉट, आपके लिए एक नया वीडियो में लाया हूँ। आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके सारी चीज़ों का मैं रिप्लाई करता हूँ और आपके जो डिमांड्स है वो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सारा लेके आऊँगा। सो आज हम वन शॉट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपका आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। अभी कुछ दिनों के बाद आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा, मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाया है और आपको सिलेक्टिवली बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और किस किस को आपको पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए या वीडियो में देख लीजिए। मैंने अभी रिसेंटली ही उसको बनाया है, आपके लिए ही बनाया है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इनमें से मैं आपको 2 पोएट्री कवर कराऊंगा क्योंकि एक पोएट्री बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि क्या ही बोले। अगर उसको आपको अगर डाउट होगा तो उसके लिए भी लिया जाएगा, बट मेनली 2 पोएट्री करेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे और 16 मार्कर्स का क्वेश्चन भी लाया हूं दोनों पोएम्स के लिए। आप एक बार मेरे साथ समझ लीजिए, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखना 110%, जैसा मैं हमेशा कहता हूं 110% आपके एग्जामिनेशन में वही आएगा। सो इसलिए फिकर नॉट, रिलैक्स, चिल हो जाओ एकदम। मैं आपका वीडियो लाया हूं, हमारे साथ आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते हैं। सो आज हम पहला चैप्टर जो करेंगे, एक पोएम है, उसका नाम है व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और इसी को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसके बाद हम इसका आरटीसी भी करेंगे, ठीक है। नहीं समझे हो तो एक बार देख लो क्या लिखा है, व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स। इसमें सबसे पहले एक चीज आपको ये जानना है कि यहाँ पे जब एक ग्रेट ट्री फॉल का बात किया जा रहा है, यहाँ पे ट्री को वो मेटाफोरिकल तौर पे वो लिया गया है, मेटाफर के तौर पे लिया गया है। यहाँ पे ट्री का मतलब वो बड़े पर्सनालिटी का बात कर रहा है, ठीक है, बड़े पर्सनालिटी का बात कर रहा है, वो ग्रेट सोल्स का बात कर रहा है जिनका प्रभाव सब लोगों पे पड़ता है, ठीक है। तो ये समझना, मेटाफर के तौर पे बात कर रहा है। पेड़ का एग्जाम्पल दे दे के वो हमें कुछ और डीपर समझाने का कोशिश कर रहा है पोएट। तो पोएट का काम क्या है, मेटाफोरिकली उसने समझाया। इसका थीम क्या है, इसका थीम एकदम सैडनेस है, मेलनकली है। मतलब कि इन द सेंस कि अगर हम अपने लाइफ में कभी किसी को खो देते हैं या कोई इंसान हमारे लाइफ में जो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है, जो बहुत प्रभावशाली रहता है, अगर वो इंसान हमारी जिंदगी से अचानक से चले जाता है तो उसका असर कैसे होता है, इस पोएम का क्रक्स है। तो आइए एक एक बार स्टैंडर्ड में इसका देख लेते हैं कैसा क्या है, किस चीज का है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स। तो देखो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे वही ग्रेट ट्री का मतलब यहाँ पे बोल रहा है ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, या फिर कोई ऐसे बड़े इंसान जिनका इंपैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। व्हेन ग्रेट ट्री फॉल रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स, एस मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, शडर। तो शडर का मतलब हम इसको बॉक्स कर देंगे, लिखेंगे शडर का मतलब शेक, मतलब कांपना। कौन कांपता है, रॉक्स। बहुत बढ़िया, रॉक्स कहां पे है, डिस्टेंट हिल में है। मतलब ये इसका बता रहा है कि जब एक बड़ा पर्सनालिटी का डेथ होता है तो दूर दूर तक उसका इंपैक्ट महसूस होता है, बहुत दूर तक इसका इंपैक्ट महसूस होता है, ठीक है, बहुत डिस्टेंस तक लोगों को यह प्रभाव डालता है। तो यहां पे वही बोल रहा है, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो दूर किसी पहाड़ में जो छोटे रॉक्स होते हैं वो भी कांपते हैं। हालांकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, आसपास नहीं है, वो दूर में है, बट फिर भी वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो पोएट का क्या कहना है कि जब कोई बड़ा पर्सनालिटी का डेथ होता है तो भले ही आप उस पर्सन के आसपास नहीं हो, मगर आप अगर उससे कितने भी दूर में हो और जुड़े हो या नहीं भी जुड़े हो तो भी आप पे इंपैक्ट होगा। सो ये लाइन इंपैक्ट दर्शा रहा है। और क्या बोल रहा है, लायंस हंकर डाउन, हंकर डाउन को अंडरलाइन कर देंगे और यहां पे लिखेंगे हंकर डाउन का मतलब होता है लोअरिंग या टू लोअर बॉडी टू द ग्राउंड, मतलब झुक जाना, छिप जाना। जैसे मान लो ऐसे करके छुप जाते हैं ना, तो वैसे वो उसका बात कर रहा है कि यहां पे जो लायंस हैं, लायंस लोग क्या करते हैं, हंकर डाउन मतलब छुप जाते हैं, कहां पे, इन टॉल ग्रासेस। ओके, एक और एक चीज वो क्या बोल रहे हैं देखो, एंड इवन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स क्या करते हैं, लंबर आफ्टर सेफ्टी। लंबर का मतलब है मूव इन अ स्लो एंड हैवी मैनर, कि मतलब उन लोग बहुत स्लो और हैवी मैनर में क्या करते हैं, जाके कहीं
छुप जाते हैं। कौन यहाँ पे छुप जा रहा है? लायंस छुप जा रहे हैं। एलिफेंट लोग क्या करते हैं? ये लोग धीरे धीरे अपने पांव से मदद करते हुए कहीं जाते हैं सेफ्टी की ओर। पर पोएट ने ऐसा क्यों कहा? ये तो फॉरेस्ट का मेटाफर है ना, पर फॉरेस्ट का मेटाफर वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं इसको इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया ना कि यहाँ पे ये जो लायंस है या एलिफेंट्स है, इनका मतलब ये सिंबलाइज कर रहे हैं, ये सिंबल है पावर के, ठीक है, ये सिंबल है पावर के, ये सिंबल है कि आप सोसाइटी में आपका कैसा साइज है। आप अगर सोसाइटी में बहुत हाई प्लेस भी रखते हो, हाई प्लेस रखते हो और आप भी एक दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो वैसे लोग, जो लोग लायन के जैसे होते हैं, मतलब जो लोग बहुत प्रभावशाली करेजियस होते हैं, एलिफेंट के जैसे होते हैं, जो लोग सिंबलिज्म है पावर्स के, उन लोग भी सेफ्टी की ओर जाते हैं, उन लोग भी छुप जाते हैं। तो सोसाइटी में जब कोई प्रभावशाली इंसान का डेथ होता है तो बाकी सारे लोग जो कि उतने ही इक्वल या फिर उनसे थोड़े कम पावरफुल है, उन लोग के ऊपर भी इंपैक्ट होता है, वो लोग भी अपना सेफ्टी के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है? When great tree falls, वही ग्रेट ट्री। अच्छा, तो ये जो पूरा पहला स्टैंजा था, ये पूरा पहला स्टैंजा क्या बता रहा है? पहला स्टैंजा बता रहा है इंपैक्ट, ठीक है, प्रभाव के बारे में दिखा रहा है कि आसपास के सराउंडिंग और पर्सनालिटीज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? When great tree falls, मतलब वही का बात कर रहा है, इन फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहां किसके बारे में बात कर रहा है? स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंसेस। स्मॉल थिंग रिकॉइल्स, तो पहले रिकॉइल को सर्कल करेंगे। रिकॉइल का मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, मतलब ड्रॉबैक, मतलब वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे सांप देखो ना, सांप ऐसे रिकॉइल कर जाता है, वैसे या फिर ऐसे पीछे हो जाता है। तो यहां पे स्मॉल थिंग्स का बात कर रहा है। देखो कितना बढ़िया चीज से बता रहा है। स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी चीज है ना, आएंगे कैसे? स्मॉल थिंग रिकॉइल्स इनटू साइलेंस। देखो उन लोग साइलेंस हो जाते हैं, उन लोग चुप हो जाते हैं। बड़े लोगों का इंपैक्ट कैसा है? वो लोग सेफ्टी की ओर भागते हैं, अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। छोटे थिंग्स जो होते हैं, छोटे मोटे लोग जो होते हैं, यहाँ पे स्मॉल थिंग्स ना ऑर्डिनरी लोगों को बोला गया है, ऑर्डिनरी पीपल को कहा गया है, ठीक है। सो ऑर्डिनरी पीपल लोग क्या करते हैं? ऑर्डिनरी पीपल जो थोड़े कम पावरफुल होते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के अगेंस्ट रिकॉइल हो जाते हैं, मतलब ड्रॉबैक कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, थोड़े से मतलब बैकफुट पे आ जाते हैं। और क्या होता है? इनटू साइलेंसेस, मतलब कि वो चुप हो जाते हैं। किस लिए? शॉक की वजह से। और किस चीज की वजह से? फियर की वजह से। तो देखो, जब हमें एक्सट्रीम शॉक या एक्सट्रीम फियर का अनुभव होता है, जब हम फील करते हैं, तो हम साइलेंट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करें। तो यहां पे पेड़ का मेटाफर के तौर पे वो क्या बोल रहा है कि जब पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे चीज पीछे हट जाते हैं और वो साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब पोइट क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो आम आदमी होते हैं समाज में, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो लोग भी शॉक और फियर की वजह से चुप हो जाते हैं। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? देखो, देयर सेंसेस इरोडेड, तो यहां पे उनका सेंसेस का बात कर रहा है। उनका सेंस, उनकी इंद्रियां क्या करते हैं? इरोड हो जाते हैं। इरोड का मतलब हम यहां पे लिख देंगे वॉर्न आउट। वॉर्न आउट, इरोड हो जाता है मतलब धीरे धीरे उनका क्वालिटी कमने लगता है, ठीक है। वो धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, उनका जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कमने लगता है, ठीक है, वॉर्न आउट होने लगता है। क्या? उनका सेंसेस, मतलब वो हर चीज को परसीव नहीं कर पाते कि कैसे करना है, क्या करना है। उनका सेंस एकदम, सेंसेस जितने सारे भी हैं, 5 सेंसेस उनके ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते। और इनके पीछे का रीजन क्या है? शॉक और फियर। शॉक और फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड फियर, देखो क्या बोल रहा है? देयर सेंसेस इरोड बियॉन्ड फियर, मतलब देखो कितना बढ़िया चीज बोल रहा है। और ये चीज आप भी जानना, मेरे ये पेन गिर गया, और ये चीज आप भी जानना, क्या हम जब एक्सट्रीम फियर में चले जाते हैं, एक तो है कि किसी को डरा देना, है ना, या डर जाना। जब डर को भी हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो देखना उन लोग शेल शॉक हो जाते हैं। सेल शॉक हो जाते हैं मतलब क्या? कि उन लोग कुछ बोल नहीं पाते। इसीलिए अक्सर ये बॉडी लैंग्वेजेस में भी देखा गया है कि जो लोग कोई पीड़ित हैं, जिनका कोई ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट हुआ है या लाइफ में हैवी लॉस हुआ है और जिनके ऊपर बहुत ज़ोरदार इम्पैक्ट हुआ है, उन लोग कुछ समय के लिए उनका सेंसेस काम नहीं करते। उनको समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट, उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे रेस्पॉन्ड करें, इसीलिए वो शेल शॉक हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस उनका खत्म हो जाता है और वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। यहां पे इंपैक्ट बताया, मगर इंपैक्ट किसका? बड़े बड़े यूनिट्स का, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों का।
ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स का। यहां पे किनका इंपैक्ट बता रहे हैं? छोटे छोटे लोगों का, छोटे छोटे प्लेयर्स का, छोटे छोटे यूनिट्स के जो सोसाइटी में इंपैक्ट करते हैं, उन लोग भी डर के सहम जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है? व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, कोई प्रभावशाली व्यक्ति का जब निधन हो जाता है, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर एंड स्टेराइल। तो ये देखो, एयर का 3 क्वालिटी बताया, लाइट, रेयर और स्टेराइल। किसका बात कर रहा है? एयर का बात कर रहा है। यहां पे एयर का जब बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जब बड़ा सोल कोई डेथ कर जाता है, तो वो जो एयर है, एयर मतलब यहां पे क्या बोल रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर, या फिर इसको हम और एक चीज में समझ सकते हैं, हमारा सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग कैसा हो जाता है? हमारे सराउंडिंग के एयर बहुत लाइट हो जाते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं और स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल का मतलब यहां पे समझना कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो क्वालिटी जब कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लाइफलेस। तो ये बहुत लाइफलेस हो जाता है क्या? हमारे आसपास का एयर। अब ये मेटाफोरिकल तौर पे कह रहा है, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा सराउंडिंग भी इंपैक्ट होता है। जो सराउंडिंग जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सराउंडिंग भी अफेक्ट होने लगता है जब कोई बड़ा पर्सनैलिटी का डेथ होता है। अब जब मान लो कि हमारे आसपास का एयर ही अफेक्ट होने लगे, सिंबोलिज्म के तौर पे कहा गया, मेटाफोरिकल के तौर पे कहा गया, तो ब्रीथ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज कह रहा है, वी ब्रीथ ब्रीफली। ब्रीफली मतलब शॉर्ट पीरियड, मतलब हम कुछ समय के लिए अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। मतलब इतने हम शेल शॉक हो गए, डर गए हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अफेक्ट होता है कि हम ठीक से ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। अफेक्ट बता रहे हैं ना। आवर आईज, देखो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, क्या लिखा देखो, आवर आईज, हमारे आंख क्या हो जाते हैं? ब्रीफली मतलब अगेन शॉर्ट पीरियड, सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी। इस चीज को बढ़िया सा बॉक्स कर देना, हर्टफुल क्लैरिटी। देखो कितना मस्त चीज बोला है। मैं इसको थोड़ा नीचे में लिख रहा हूं, है ना, मैं इसको ऐसे साइड ले आ रहा हूं। यहाँ पे हर्टफुल क्लैरिटी, देखो 2 वर्ड का यहाँ पे बताया कि एक है हर्टफुल और एक बोल रहा है क्लैरिटी। मतलब इसका ध्यान से समझना, वो बोल रहा है क्लैरिटी मतलब क्या? साफ देखना, रियलिटी। तो कुछ वक्त के लिए हमारा आंख क्या देखता है? रियलिटी उसको दिखता है कि हाँ ये रियल हो रहा है और यही अभी इस वक्त का रियलिटी है। अभी उस वक्त का रियलिटी क्या है? जब कोई सोल डेथ करता है, कि वो डेथ को रियलाइज करते हैं। तो यहां पे जो क्लैरिटी किस चीज का मिल जाता है? डेथ का मिल जाता है। क्योंकि देखो जब डेथ होता है कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का जो हमारे लाइफ में बहुत इंपैक्ट करते हैं, हम तो सबसे पहले वो चीज को नकारते रहते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि दैट पर्सन इज नो लॉन्गर इन आवर लाइफ। तो हमें वो क्लैरिटी नहीं दिखता, हमें धुंधला दिखने लगता है। धुंधला दिखने का मतलब हम रियलिटी से आंख मूंद लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। मगर कुछ वक्त के लिए हमें क्लैरिटी दिखता है और हमें ये समझ में आता है कि वो पर्सन का अभी डेथ हो चुका। और यही क्लैरिटी बहुत हर्टफुल होता है, बहुत दुखता है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में किसी ना किसी तौर पे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपके ना कहीं किसी ना किसी के घर में कभी ना कभी तो आप उस सिचुएशन में आए होंगे जब आपके भी लाइफ में किसी का डेथ हुआ होगा। कुछ वक्त तक तो हमें लगता ही नहीं है कि वो इंसान चला गया, और हमें आसपास के काम से, सब चीज से रियलिटी जब हिट करता है, हमें समझ में आता है कि हाँ वो पर्सन अभी नहीं है जिनके साथ हम बात कर रहे थे, जो अभी हमारे लाइफ में थे। और वो रियलिटी जब आता है, कुछ वक्त तक आता है। कुछ वक्त तक क्यों आता है बताऊंगा। कुछ वक्त तक आता है और हमें हर्ट कर जाता है, क्योंकि हमें वो रियलाइज होता है कि हम उनसे जुड़े हैं और हमने क्या खो दिया। बट वो कुछ समय तक क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद अगेन हमारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हम अगेन उस चीज को देखना नहीं चाहते, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म हमारे यहाँ चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ये हर्टफुल क्लैरिटी होता है, आंख कुछ समय तक रियलिटी देखता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आवर मेमोरी सडनली शार्पेंड। देखो यहाँ मेमोरी का बात कर रहा है, हमारा मेमोरी सडनली शार्प हो जाता है। शार्प हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम याद करने लगते हैं। वाह, कितना मस्त लाइन कहा है कि हमारा मेमोरी उस इंसान रिलेटेड, जो इंसान अभी इस लाइफ में नहीं है, बहुत शार्प हो जाता है। हम सारी बातों को याद करने लगते हैं कि वो इंसान के साथ हमने कैसे पल बिताए थे, कैसा था वो, अच्छा था, बुरा था, हंसी था, रोना था, हर मोमेंट को याद करते हैं। तो हमारा मेमोरी वो सारे डीप इवेंट्स को भी याद करने लगता है जो कि बहुत पास्ट में गुजरा हुआ है, और हमें अचानक से सारे फ्लैशबैक्स आते हैं माइंड में। ठीक है, एग्जामाइंस, और हमारा मेमोरी क्या करता है, शार्प हो जाता है, और शार्प होने के बाद वो क्या करता है, एग्जामाइन करता है। एग्जामाइन करता है मतलब हम दोबारा उसको चेक करने लगते हैं, ऐसा हुआ था, दूसरा मतलब रिविजिट करते हैं, है ना। नॉज ऑन काइंड वर्ड, नॉज ऑन काइंड वर्ड, इसका मतलब होता है च्यू या बाइट करना।
कैसे, किस चीज पे बता रहा हूं, ऑन काइंड वर्ड्स। देखो काइंड वर्ड्स मतलब वो अच्छी बातें का बात कर रहा है। अनसेड रिग्रेट मतलब ये कह रहा है कि हमारा मेमोरी, देखो ध्यान समझना, हमारा मेमोरी जो है वो क्या करता है, शार्प हो जाता है, बहुत बहुत तेज हो जाता है, सारी मेमोरीज फ्लैशबैक करने लगता है, और वही मेमोरीज धीरे धीरे खाता है। क्या खाता है, क्या चबा रहा है वो क्या चबा रहा है, हमारी वो सारी अच्छी बातें जो हमने कभी कह नहीं पाए, मतलब वो दिल में रह जाता ना मलाल के, काश वो इंसान जिंदा होता यार, काश वो इंसान से मैं ये कह पाता। वो सारी चीज हम गिल्ट ट्रिप में हमें कौन लेके जाता है, वो मेमोरी। सो हमारा मेमोरी जब ये सारे वर्ड्स को याद करता है, जो वर्ड्स हम कह नहीं पाए, सो ऐसा लगता है कि कोई अंदर से खा रहा है कुछ, हमें मतलब अंदर से पेन महसूस होता है। यही चीज का वो बात कर रहा है, ठीक है। और मेमोरी सडनली शार्पन्ड, एग्जामाइन करता है, नोज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, और क्या याद आता है, उन सारे वादों का याद आता है, प्रोमिसेस, वॉक नेवर टेकन का मतलब अनफुलफिल्ड, मतलब कि वो सारे वादे जो फुलफिल करना बाकी रह गया, वो सारे शब्द जो हम कह नहीं पाए, रिग्रेट, वो सारे वादे जो हम साथ में मिलके किए थे बट वो वादे पूरे नहीं हो पाए, डीप रिग्रेट। ये सारे रिग्रेट कौन करवाता है, हमारा मेमोरी कराता है। कितना बढ़िया लाइन कहा है ना यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा है एक बार देखते हैं, ग्रेट सोल्स डाई, जब ग्रेट सोल्स का डेथ होता है, वही चीज को कंटिन्यूएशन में कह रहा है। एंड आवर रियलिटी, देखो यहाँ पे हमारा रियलिटी के बारे में बात कर रहा है। रियलिटी क्या होता है, बाउंड टू देम मतलब जो हमारा रियलिटी उनसे अटैच्ड होता है। देम मतलब कौन, डिपार्टेड सोल, मैं ऊपर इधर लिख दे रहा हूँ, डिपार्टेड सोल मतलब जो लोग अभी चले गए, उनसे जो भी हमारा रियलिटी जुड़ा है, हंसना खेलना गाना जो कुछ भी, जैसे भी हमारा अस्तित्व उनसे जुड़ा था। बाउंड टू देम टेक लीव्स ऑफ अस, देखो टेक लीव्स ऑफ अस मतलब हमसे दूर हो जाता है, हमसे डिटैच हो जाता है। क्या डिटैच हो जाता है, हमारा रियलिटी किनसे जुड़ा जो रहता है, जो पर्सन चले जाते हैं उनसे जो हमारा रियलिटी जुड़ा है वो थोड़ा डिटैच हो जाता है। आवर सोल्स, हमारा सोल के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आवर सोल डिपेंड्स अपॉन देयर नर्चर मतलब लव और केयर। हमारा जो सोल्स है जो उनसे जुड़ा हुआ रहता है, जो हमारा नर्चर और लव से उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, पाने का आदत हो गया रहता है। नाउ श्रिंक, देखो यहाँ सोल का बात कर रहा है, हमारा सोल कैसे बिहेव करता है, श्रिंक हो जाता है मतलब स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटा सिकुड़ जाता है। वाइजन मतलब ड्राई हो जाता है, मतलब हमारा सोल उस प्रकार से नहीं होता, उसका चमक चला जाता है। जब हमारा जो इंसान जुड़ा है, जिनसे हम प्यार मोहब्बत लेने के आदी हो चुके हैं, जो हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट करते हैं, वो जब चले जाते हैं तो हमारा सोल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। आवर माइंड्स, यहाँ माइंड्स का बात कर रहे हैं, देखो आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म मतलब हमारा जो माइंड है, जो सोचने समझने का शक्ति है, जो कि शेप करता है, जो कि शेप हुआ रहता है या फिर फॉर्म हुआ रहता है ना। जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा सोचने समझने का शक्ति, जो उनसे जुड़ के हमें हमारा जो विजडम जो डेवलप होता है, उसका क्या होता है, बाय देयर रेडियंस का मतलब उनके गाइडेंस, मतलब यहाँ पे उनका किरण कहा गया, किरण मतलब उनका गाइडेंस, उनके गाइडेंस से हमारा जो सोचने समझने का शक्ति है दिमाग का, वो जो खिला है, जो डेवलप हुआ है, वो क्या होता है, फॉल्स अवे मतलब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो विजडम है, जो उनके वजह से जो डेवलप हुआ है, शेप हुआ है, रिक्रिएट हुआ है, वापस से अच्छा डेवलप किया गया है, वो माइंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और क्या बोला है, वी आर नॉट सो मच मैडन्ड, मगर ये जो माइंड ऐसा हरकत करता है किसी के जानने से, हम मैड नहीं हो जाते, वी डोंट बिकम अ मैड पर्सन क्या, जहां सोचने समझने का शक्ति पूरा ही चला जाए, हम पागल नहीं हो जाते, वो ये कहना चाह रहा है। वी आर नॉट सो मच मैडन्ड, हम मैड के मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उतना नहीं चले जाते कि दिमाग पागल भी हो जाता है, किसी किसी केस में हो जाता है, बट ये ऑन एन एवरेज सबका लेके बोल रहा है। एज रिड्यूस टू, मगर हमारा दिमाग कैसा हो जाता है, एज रिड्यूस टू द अनअटेरेबल मतलब विच कैन नॉट बी स्पोकन, विच कैन नॉट बी स्पोकन मतलब जो
कह नहीं सकते, जिन चीज़ों के ऊपर हम शब्द से बयान नहीं कर सकते उनका बात कर रहा है। हमारा क्या हो जाता है, वी आर रिड्यूस टू द अनअटेरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव। इग्नोरेंस मतलब लैक ऑफ, इग्नोरेंस मतलब लैक ऑफ नॉलेज, मतलब हमें पता नहीं चलता है वो चीज़ कि हमारा माइंड कब ऐसा चला गया, कहाँ चला गया। डार्क कोल्ड केव, डार्क कोल्ड केव, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस मतलब हम उस अंधेरी गुफा की तरफ चले जाते हैं नहीं जानते हुए कि हमें कुछ सोचने समझने का, कुछ अच्छा चीज़ दिखने का, ये सब का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। यहाँ पे डार्क और कोल्ड केव, देखो डार्क और कोल्ड केव का मतलब ये और एक चीज़ भी सिंबलाइज करता है, डिटैचमेंट, डिटैच होना या फिर सेक्लूड होना। सेक्लूड होना मतलब अलग थलग रहना, सेपरेट होके हम रह जाते हैं, पागल नहीं हो जाते हैं, बट हमें अलोन टाइम कुछ चाहिए होता है उन चीज़ से उभर के आने के लिए, ठीक है। और लास्ट पैरा में क्या, लास्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है, व्हेन ग्रेट सोल्स एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड, देखो आफ्टर अ पीरियड मतलब यहाँ टाइम का बात कर रहा है कि कुछ समय बाद रिकवरी स्टार्ट हो रहा है। कैसे रिकवरी स्टार्ट हो रहा है, पीस ब्लूम्स, देखो तो यहाँ पे ये मेटाफर के तौर पे लिखा गया है ना, जैसे फ्लावर ब्लूम होता है, फूल खिलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में वापस पीस आता है। यहाँ पे किस पीस का बात कर रहा है, मेंटल पीस का बात किया जा रहा है कि हमारे दिमाग में मेंटल पीस आने लगता है। देखो पीस आने लगता है वो इसीलिए क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए होते हैं, हम उस चीज़ को मान लिए होते हैं कि दैट पर्सन इज नो लॉन्गर इन आवर लाइफ, वो जा चुका है, हम कुछ भी रोएं कुछ भी करें वो वापस नहीं आने वाला है। तो जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं, कुछ टाइम लगता है हील करने के लिए, बट उसके बाद हमारा मेंटल पीस वापस आ जाता है। स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलर, और वो जो मेंटल पीस आता है उनका दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। स्लोली आएगा, स्लोली आएगा मतलब इट विल टेक टाइम, बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत समय लगता है बट आ जाता है ना, बहुत स्लोली प्रोसेस है, हड़बड़ाने से नहीं होगा। एंड ऑलवेज इरेगुलर, इरेगुलर मतलब किस दिन में आप उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, किस दिन वापस से याद आने लगेगा, किस दिन, मतलब इट्स अ वेरी अप एंड डाउन प्रोसेस है ना, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और आप इन सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे जब आप अपने को इस जगह में रह के आप कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में जब आपका कोई भी, आपके फैमिली से हो, आपके रिलेटिव से हो, उनका डेथ हो गया जिनसे आप बहुत जुड़े हो, तब कैसा प्रभाव पड़ता है, तब कैसा उनका इम्पैक्ट होता है आप पे, आप ठीक तरीके से जान पाओगे है ना। तो जब कभी भी एक बड़ा पर्सनैलिटी का डेथ होता है तो हम धीरे धीरे उनका वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो हमारे इमीडिएट फैमिली का हो या हमसे बहुत दूर किसी कोई हो, हम उन चीज़ों से उभरना धीरे धीरे चालू कर लेते हैं है ना। और वो कैसा स्पीड होता है, स्लो होता है और इरेगुलर होता है, ठीक है। स्पेसेस फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, तो देखो ये हमारा एक पॉजिटिविटी बता रहा है, पॉजिटिविटी कि इसका मतलब हमारे आसपास पॉजिटिविटी आने लगता है, हम चीज़ों को वापस से बैक टू नॉर्मल करके फिर से लाइफ को आगे बढ़ाने लगता है। द शो मस्ट गो ऑन है ना। आवर सेंसेस, हमारा जो सेंस, देखो वहां पे वो सेंस के बारे में, यहाँ तो नहीं पिछला वाला में क्या कहा था, हमारा सेंस इरोड हो जाता है, राइट। इरोड हो जाता है मतलब वॉर्न आउट हो जाता है, धीरे धीरे क्वालिटी उसका कम हो जाता है, मगर वापस से कुछ समय बाद हमारा सेंस क्या होता है, रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड मतलब बैक टू नॉर्मल हो जाता है, या फिर इसको रिन्यू भी कह सकते हैं। जो चीज़ इरोड हो गया था, जो चीज़ खत्म हो जा रहा था, वापस सेंसेस आने लगते हैं, हमें चीज़ों को समझने में, जानने में और आसानी होने लगता है, ठीक है। नेवर टू बी द सेम, देख तो हमारा सेंसेस लौट तो आता है मगर वो कभी एक चीज सेम नहीं रहता, कभी भी नहीं, ठीक है। विस्पर्स टू अस, और यही चीज, यही जो सेंसेस होता है, विस्पर्स मतलब टॉक करना, बात करना, या इन अ स्लो मैनर, स्लो एंड लो वॉइस भी लिख सकते हैं, मतलब एकदम फुसफुसाना, विस्पर करना है ना। तो वो लोग हमें कान में, या हम मेमोरी क्या कहते हैं, वो सेंसेस हमें धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, हमें कुछ कहते हैं है ना, क्या कहते हैं कि बैक टू नॉर्मल हो जाओ, स्ट्रेंथन अप करो, पॉजिटिविटी का साइन देते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया दे एग्जिस्टेड, देखो 2 बार लिखा है दे एग्जिस्टेड, मतलब ये 2 बार जो डबल एम्फसाइज किया गया है ना, ये डबल एम्फसाइज बता रहा है उनका इंपॉर्टेंस। हम इस चीज़ को भूलते नहीं, हम इस चीज़ को
कभी भूलना नहीं चाहते कि वो कभी एग्जिस्ट अभी नहीं करते, हम उनको चेरिश करते हैं, हम उनको याद करते कि यस दे एग्जिस्टेड। वी कैन बी एंड बी बेटर, ये हमें होप दे रहा है। क्या चीज़ का होप दे रहा है? कि हम अभी ठीक नहीं है बट हम धीरे धीरे बेटर होंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। किस लिए? क्योंकि वो लोग हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, उनकी यादें अभी हमारे साथ है, भले ही वो याद में, भले ही वो ना रहे फिजिकली, बट उनके मेमोरीज, अच्छे पल, वो सारे हमारे साथ है। और उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंस मानते हुए हम अपने आप को बेटर करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, आगे अपने आप को बढ़ाएंगे। ठीक है, वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर दे एग्जिस्टेड। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे। आपके लिए देखिए मैंने एक आरटीसी लेके आया है और ये आरटीसी अगेन 16 मार्कर का है, 3 3 4 3 3, और यहाँ पे एक आरटीसी ऐसे दिया होगा, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, उसके रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया कि पूरा पोएम कवर हो गया है। तो मेरे साथ आप करते रहना, मैं डिस्कस करते रहूँगा और जब मैं आंसर डिस्कस करते रहूँगा आप उसको लिखते रहना, स्लोली थोड़ा आगे पीछे जाते रहना, लिखते रहना, पॉज बटन दबाते रहना, आप उसको नोट डाउन कर लेना और देखना आपका पूरा पोएम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आरटीसी में क्या लिखा है। व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, ये हमने डिस्कस किया था। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस टू बिग एनिमल्स व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स। तो यहाँ पे हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स लायंस हाइड इन ग्रासेस एंड एलिफेंट मूव स्लोली टुवर्ड्स सेफ्टी। एक मार्क मिल गया। सेकंड है व्हाट इट सिग्निफाइज मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली मतलब मीनिंग के दौरान या मीनिंग को देखते हुए वो क्या कहना चाह रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे मेटाफोरिकली बिग एनिमल्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पीपल इन आवर सोसाइटी, फुल स्टॉप। व्हेन ग्रेट पर्सनैलिटी या ग्रेट सोल डाइज बिग प्लेयर्स और powerful and influential people in the society, they become very afraid, they become insecure and they are disturbed। क्लियर है? 2 लाइन लिख लिया हमने, तो पहला 1 मार्क है तो 1 लाइन, 2 मार्क है तो 2 लाइन। क्लियर है? हमें कैसे लिखना है समझ में आ गया। तो पहला हमारा ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, वाई स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंसेस। मैंने आपको कहा था ना स्मॉल थिंग्स साइलेंसेस में क्यों रिकॉइल करते हैं, रिकॉइल मतलब क्यों ड्रॉबैक कर जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखना स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंसेस ड्यू टू फियर एंड शॉक। मार्क मिला। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट हैपेंस टू देयर सेंसेस। सेंसेस का बात कर रहा है और 2 मार्क है तो हमें 2 पॉइंट लिखना है, तो हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे? द सेंसेस ऑफ स्मॉल क्रिएचर और ऑर्डिनरी पीपल इट इरोड्स अवे, इट इरोड्स बियॉन्ड फियर। ठीक है, दे बिकम इमोशनली नम्ब, इमोशनली नम्ब हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, दे फेल टू परसीव रियलिटी अराउंड देम। क्लियर है? 3 लाइन मैंने बताया, उनमें से आप कोई सा भी लिख लेना, आपको मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनका सेंसेस इरोड हो जाता है और वो लोग इमोशनली नम्ब हो जाते हैं। नम्ब हो जाने का मतलब क्या है? कि हमें कोई सा भी फीलिंग का असर हमारे ऊपर नहीं होता है, इमोशनली हम पूरा बर्बाद हो गए होते हैं, हमें ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है ना कुछ, उस सिचुएशन को कहते हैं इमोशनली नम्ब होना। ठीक है, तो यहाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट पोएट सेज अबाउट हर्टफुल क्लैरिटी। 4 मार्क का है तो हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 पॉइंट मतलब 4 सेंटेंसेस लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हमें इसके बारे में पता है। सो कैसे लिखेंगे मैं स्लोली बता रहा हूं, आप उसको रिकॉर्ड करके लिख लीजिए। व्हेन अ ग्रेट सोल डाइज आवर आई सीज द हर्टफुल रियलिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पीपल रियलाइजेस द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, the reality is hurtful because it reminds us of unspoken words and unfulfilled promises। चौथा और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? This create a sense of guilt in our mind। समझ में आया? 4 लाइन मैंने क्लियरली बोल दिया, 4 मार्क हमें मिल गया। सो ये वाला हमारा 4 लाइन का आंसर हो गया। यही पोएट ने कहा था हर्टफुल क्लैरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। 1 मार्क का है। आवर रियलिटी टेक लीव्स ऑफ अस। तो यहाँ पे 1 लाइन मतलब 1 सेंटेंस आप उसको क्लियरली लिखना कि ऑल द रियलिटी विच इज कनेक्टेड टू द पर्सन who is no longer in this world, that reality cease to exist।
तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, आर मेमोरी सडनली शार्पन, तो इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आर मेमोरी रिलेटेड टू द पर्सन हु इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड सडनली शार्पन, वी स्टार्ट टू मेमोराइज एंड रिकॉल ऑल दोस इवेंट्स, इंसिडेंट्स एंड मोमेंट्स रिलेटेड टू दैट पर्सन और द ग्रेट सोल। ठीक है, रिड्यूस टू अनअटेरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव, तो यहां पे लिखेंगे इट मीन्स दैट आवर माइंड इज पुश्ड इनटू स्पिरिचुअल एंड मेंटल एम्प्टीनेस और डार्कनेस। क्लियर है, एक सेंटेंस लिखेंगे, मार्क मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो देखो हमारा यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 4 हो चुका 13 मार्क का, और 3 यहाँ पे बचा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सोल विच डिपेंड्स अपॉन नर्चर, जो हमारा सोल है जो नर्चर पे, उनका नर्चरिंग या लव एंड केयर पे डिपेंड करता है, उसको क्या होता है। क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द सोल विच डिपेंड्स अपॉन नर्चर, तो यहाँ पे लिखना द सोल विच डिपेंड्स अपॉन नर्चर दे श्रिंक एंड वाइजन एज दे लूज गाइडेंस एंड विजडम फ्रॉम दैट पर्सन। क्लियर है, 1 मार्क का है तो ज्यादा आंसर बड़ा करके नहीं लिखना है, छोटा सा लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, हु विस्पर्स टू अस, तो यहाँ पे हु की जगह में हम लिख देंगे सेंसेस, द सेंसेस विच आर रिवाइव्ड, द सेंसेस विच आर रिस्टोर्ड, दे विस्पर्स टू अस। 1 मार्क मिल गया। व्हाट इट विस्पर्स दैट लाइफ गोज ऑन, वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ और वी नीड टू मेक आवरसेल्फ बेटर ईच एंड एवरी डे। सो पहला पोयम हमारा हो गया काम खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पोयम पे जिसका नाम है हॉन्टेड हाउसेस। सो इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट पोयम की ओर बढ़ें जिसका नाम है हॉन्टेड हाउसेस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोस कहीं भी काम आ रहे हैं, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब भी आप कमेंट करेंगे तो पहले कमेंट, जो भी नए नए जुड़े हैं, आप पहले कमेंट करेंगे तो अपना स्कूल का नाम और कौन से एरिया और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं मेंशन कर दीजिएगा। मुझे जान के बड़ा खुशी होता है कि मेरा वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, मेरे स्टूडेंट्स या रीच किन किन तक है, ये मेरे पर्सनल हैप्पीनेस के लिए है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऊपर में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब कभी नेक्स्ट वीडियो आए फटाक से आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख के अपने आप को अपग्रेड कर लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे हॉन्टेड हाउस पे, और मैंने जैसे कहा था पहले डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एवरीथिंग क्लियर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको 16 मार्कर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और ये 16 मार्कर इस तरीके से मैंने खुद बनाए हैं कि पूरे लेसन को कवर हो जाएगा। उसके साथ में आपके लिए एक स्पेशल बोनस क्वेश्चन भी है ताकि कुछ 16 मार्कर्स में छूट ना जाए, और गारंटी के साथ मैं तो आपको पहले ही बताया हूं, सिर्फ यही करके जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसके अलावा कहीं भी और क्वेश्चंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे है हॉन्टेड हाउस, तो इसको देख लेते हैं। हॉन्टेड हाउस के यहाँ पे पहला कुछ स्टैंजा है। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है ऑल हाउसेस वेयरइन मेन हैव लिव्ड, तो जो भी घर जहाँ पे मेन मतलब यहाँ पे कहा गया है ह्यूमंस को। मेन मतलब ये मत समझना कि सिर्फ मर्द या औरत, ऐसे कुछ यहाँ पे बात नहीं किया। मेन मतलब ह्यूमन, वो सारे घर जहाँ पे ह्यूमन कभी रहे, हैव लिव्ड एंड डाइड, वो रहे हैं और मरे हैं, आर हॉन्टेड हाउसेस। तो पोयम के हिसाब से हॉन्टेड हाउसेस कौन से हैं? हॉन्टेड हाउसेस वो हैं जहां पे लोग रहे हैं और मरे हैं। देखो ये हॉन्टेड हाउस वो भूत प्रेत वाला, उतना डीप मीनिंग में उसको मत ले जाना कि ये भूत प्रेत का ही सिर्फ बात कर रहे, नहीं, थोड़ा सा ये और सटल मीनिंग इसके कुछ है। क्या बोल रहे हैं देखो, यहां पे मेटाफोरिकली जितने सारी यादें, मेमोरीज हैं, उनको यहां पे घोस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, मेटाफोरिकल के तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी वो कह रहे हैं घोस्ट या स्पिरिट, तो उसको समझना मेटाफोरिकल तौर से वो मेमोरी, यादें, मोमेंट्स, उनका बात किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखा है, ऑल हाउसेस वेयरइन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड, वो सारे घर जहां पे लोग कभी ना कभी रहे हैं और मरे हैं, आर हॉन्टेड हाउसेस, वो सारे हॉन्टेड हाउसेस हैं, मतलब वो सारे घर में स्पिरिट्स हैं। स्पिरिट मतलब मेमोरीज। आगे बढ़ते हैं। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम, देखो यहां पे क्या बोला गया, हार्मलेस फैंटम, तो यहां पे अच्छा हार्मलेस फैंटम, फैंटम मतलब यहां पे स्पिरिट का बात किया जा रहा है। और ये जो फ्रेज है हार्मलेस फैंटम, मैं इसको ऊपर में लिख दे रहा हूं, ये है हमारा ऑक्सीमोरॉन।
ऑक्सीमोरॉन हमारा लिटरेरी डिवाइस है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब दो ऑपोजिट वर्ड को हम एक साथ बोलते हैं तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे फैंटम जिनको हार्मफुल माना गया है उनको यहाँ पे बोला क्या गया है? उनको यहाँ पे बोला गया हार्मलेस। तो दो ऑपोजिट वर्ड कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक साथ यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? थ्रू द ओपन डोर्स, खुले दरवाजे से, द हार्मलेस फैंटम, हार्मलेस फैंटम मतलब वही स्पिरिट, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड, यहाँ पे दो वर्ड है एरेंड्स और ग्लाइड। एरेंड्स का मतलब डेली वर्क या फिर डेली हाउस होल्ड चोर्स भी कह सकते हो, जो दिनचर्या, जो दिन के सारे नॉर्मल काम होते हैं वो सब। ग्लाइड मतलब मूव साइलेंटली। तो यहाँ पे वो आराम से ऐसे ग्लाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो घर के अपने सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा? विथ फीट दैट मेक्स नो साउंड। उनके जो फीट होते हैं वो क्या करते हैं? मेक्स नो साउंड, मतलब किसी भी प्रकार से आवाज नहीं बनाते, है ना। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है क्या? शिट, कोई बात नहीं, यहाँ मेरा रेडिंग थोड़ा सा वाइट बोर्ड में दिख नहीं रहा है, सो हम ब्लैक वाला में लिखेंगे। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या एरेंड्स का मतलब हमने यहाँ पे लिखा था डेली वर्क, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि रेड इंक थोड़ा लाइट दिख रहा है और वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ग्लाइड का मतलब है मूव साइलेंटली, मूव साइलेंटली। आप भी ऐसे ही लिखते जाना, देखना कितनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो लिखा है हम लोग का हार्मलेस फैंटम, फैंटम के ऊपर में मैंने लिखा था स्पिरिट, SPIRIT, और हार्मलेस फैंटम को हम लोग यहाँ पे लिखे थे ऑक्सीमोरॉन। वापस से लिख दे रहा हूँ OXYMORON। यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस, जो स्पिरिट का बात किया जा रहा है, वो स्पिरिट को हमेशा मेमोरीज के साथ, यादें, मेमोरीज के साथ में यहाँ पे मेटाफोरिकल तौर पे पोएट यहाँ पे कहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक हम लोग आ गए। तो जो फीट है दैट मेक्स नो साउंड अपॉन द फ्लोर, तो लोग इतना आराम तरीके से ग्लाइड करते हैं कि कोई भी नॉइस नहीं आता। यहां पे ये जो लिखा है फीट दैट मेक्स नो नॉइस, यहां पे हमारा लिटरेरी डिवाइस इमेजरी यूज हुआ है। इमेजरी मतलब जहां पे एक सीन को या जहां पे एक पिक्चर आपको इमेजिन कराया जाता है वो उसको बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, फिर क्या लिखा देखो, वी मीट देम। तो यहाँ पे वी को कर देंगे सर्कल। वी मतलब किसको बोला गया है? यहाँ पे हम खुद को बोला गया है, यहाँ पे पीपल को बोला गया है। वी मीट देम, देम कौन? देम मतलब स्पिरिट। हम स्पिरिट से क्या करते हैं? मीट करते हैं, मिलते हैं। कहां पे? एट द डोरवे ऑन द स्टेयर्स, जब सीढ़ी चढ़ते हैं डोरवेज में वहां पे मिलते हैं। अलोंग द पैसेज, पैसेज मतलब हॉलवे, मतलब हॉलवे मतलब होता है ना वो गलियारा, जो रूम के बीच में जो सिंपल गलियारा होता है, उसका बाद में यहाँ पे कहा गया हम लोग को पैसेज वे में मिलते हैं, डोरवेज में और स्टेयर्स के पास में डोरवेज में मिलते हैं। कौन? स्पिरिट। किनको मिलते हैं? हम मतलब पीपल। ठीक है, दे कम एंड गो। अगेन देखो यहाँ पे दे बोला गया, दे मतलब कौन? स्पिरिट। यहाँ पे स्पिरिट का बात किया गया। देखो ऐसे अंदर अंदर से समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है। दे कम एंड गो, वो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, हमें हार्म नहीं पहुंचाते, हमें कुछ चोट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, इम्पैल्पेबल इंप्रेशन, इम्पैल्पेबल इंप्रेशन ये एक बढ़िया फ्रेज है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समथिंग which cannot be felt by touch, जिसको हम टच करके महसूस नहीं कर सकते। ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं टच करके महसूस कर सकता हूँ, इसको मैं टच करके महसूस कर सकता हूँ, मगर घोस्ट और स्पिरिट लोग को हम टच करके महसूस नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनका प्रेजेंस तो है, बट वी कैन नॉट टच देम एंड फील देम, इसीलिए कहा गया इम्पैल्पेबल इंप्रेशन। क्या बोला गया और एक बार देखते हैं, इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर, मतलब हवाओं में एक इम्पैल्पेबल से इंप्रेशन है जिसको हम टच करके फील तो नहीं कर सकते बट होते हैं। फिर क्या लिखा है देखो, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, एक हमें सेंस लगता है, सेंस मतलब यहां पे एक हमें ऐसा फील होता है, ऑफ समथिंग मतलब कुछ तो है, मूविंग टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो मतलब ऐसा ही तो कुछ सेंस एक होता है, एक कुछ सेंस तो हमें फील होता है कि कुछ तो मूव हो रहा है, बट हम क्लियरली देख नहीं पाते, उनको टच करके फील नहीं कर पाते, बट एक एहसास हमें हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे देखते हैं, देयर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट,
तो यहां पे जो होस्ट कहा गया, होस्ट मतलब कौन, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। दो चीज जाना, होस्ट मतलब कौन, मेहमान, गेस्ट मतलब कौन, माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। यहां पे दो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट कौन, मेहमान जो घर में आते हैं। होस्ट कौन, मेजबान जो पार्टी या बाकी चीज को वेलकम करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक होते हैं होस्ट, एक होते हैं गेस्ट। जो होस्ट होते हैं उनको कहते हैं मेजबान और जो गेस्ट होते हैं उनको कहते हैं मेहमान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा उर्दू हम भी सीख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा उसमें, है ना। देयर आर मोर गेस्ट, तो यहां पे जो मोर गेस्ट बोल रहा है, ये मोर गेस्ट कैसे हैं, ये स्पिरिट के होने की वजह से हैं। देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल, कौन सा टेबल, डिनर टेबल, डिनर टेबल का बात कर रहा है। देन द होस्ट इनवाइटेड, मतलब जितने लोगों को इनवाइट किया गया है उससे कहीं ज्यादा जितने वहां पे प्रेजेंट हैं। मतलब मान लो गेस्ट इनवाइट किए गए 2-3, मगर उस घर में स्पिरिट है ना, उस घर में यादें हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि गेस्ट बैठे तो 2 हैं बट उस टेबल में और भी स्पिरिट्स लोग हैं, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, द इल्यूमिनेटेड हॉल, इल्यूमिनेटेड हॉल मतलब यहां पे वेल लिट हॉल या वेल लाइटेड हॉल या वेल लाइट हॉल, हॉल बढ़िया तरीके से लाइट वगैरह सजाया गया, इज थ्रॉन्ग्ड विद, थ्रॉन्ग्ड का मतलब फिल्ड। जो हॉल होता है जहां पे बढ़िया से लाइट वाइट लगाया गया है, एकदम डेकोरेशन बढ़िया से किया गया है, वहां पे क्या होता है, थ्रॉन्ग मतलब वहां पे भर जाता है, फिल हो जाता है। किससे भर जाता है, विद क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट। देखो फिर से बोल रहे हैं, घोस्ट को यहां पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, क्वाइट क्योंकि वो साइलेंट रहते हैं, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनऑफेंसिव क्योंकि वो हार्मलेस होते हैं। और एक जगह भी देखो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया गया ना हार्मलेस। क्वेश्चन अगर आएगा कि 2 एडजेक्टिव बताओ कि घोस्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लिखना एक क्वाइट या फिर इनऑफेंसिव या फिर लिख लेना हार्मलेस। मैंने क्वेश्चन में डाला है इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली लिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, एस, हाँ देखो, इज थ्रॉन्ग्ड विद क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट, इनऑफेंसिव घोस्ट से वो हॉल पूरा भर जाता है। एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अभी तक आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखें, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइसेस सारे बताए हैं, राइट, किसको किस कैसा बोला जाता है, कंपैरिजन किया गया है। अब आप बताओ कि यहाँ पे जब यहाँ पे 2 चीज ऐसे कंपेयर किया जाता है जहाँ पे एज और लाइक लगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिमिली। समझ में आया? अभी तक आपको क्लियर है? तो यहां पे हम लिख देंगे सिमिली, सिमिली। तो यहां पे सिमिली में 2 जन को किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, वो इनऑफेंसिव घोस्ट को बोला गया है कि वो लोग पिक्चर्स जैसे हैं। जैसे दीवार में पिक्चर्स लगे रहते हैं ना मूव करते हैं ना कुछ करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप हैरी पॉटर मूवी देख रहे हो, हैरी पॉटर मूवी में फोटोज पे हिलते रहते हैं, है ना। तो जनरली हम नॉर्मल मगलुओं की दुनिया में, मगल्स की दुनिया में फोटोज जो दीवार में लगे रहते हैं वो मूव नहीं करते, वो साइलेंट रहते हैं। उसी तरीके से साइलेंट कौन रहता है, ये इनऑफेंसिव घोस्ट। क्लियर है? फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। क्यों सिमिली लगा, सिमिली तब लगता है जब एज और लाइक दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करके कंपैरिजन किया गया हो। इन दिस केस क्या किया गया था, एज लगाया गया, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंजर्स एट माई फायर साइड, देखो यहाँ पे स्ट्रेंजर का बात कर रहा है, वो अजनबी जो मेरे फायर साइड में बैठा है। फायर साइड मतलब समझ में आ रहा है, वो जो यूरोपियन घर में चिमनी वगैरह लगा रहता है ना, फायर साइड उसको कहते हैं, है ना। तो वहां पे जब वो लोग रेस्ट करते रहते हैं, हॉल में चिल करते रहते हैं, तो द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, गेस्ट लोग को बोला जा रहा है। वो जो गेस्ट है वो स्ट्रेंजर है, वो इस घर में नहीं रहता, ठीक है, पहली बार आ रहा है या फिर रहता ही नहीं है वो घर में, कभी कभार आता है। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, वो सारे आकृतियां, वो सारे परछाइयां जो मुझे दिखते हैं मेरे गेस्ट को नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया, देखो यहां पे क्या बोला गया, वो स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर है मतलब क्या, स्ट्रेंजर है मतलब अननोन है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, अननोन है। अननोन है का मतलब क्या, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे भूत प्रेत, मतलब वो लिटरल भूत प्रेत नहीं बोल रहा है, भूत प्रेत मतलब यहाँ पे मेमोरीज का बात कर रहा है, यादों का बात हो रहा है। तो मान लो एक घर ऐसा है, मान लो तुम्हारा अपना ही घर ले लो, तुम्हारे घर में कितने लोग पहले रहते थे, कुछ ना कुछ लोग अभी इस दुनिया में नहीं होंगे, तो उनके साथ बिताए गए हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक यादें हर एक घर के कोने कोने में स्थित है।
राइट। आपको याद आएगा कि यार ये कोने में ना वो ऐसे करते थे, यार यहाँ पे ना वो ऐसे करते थे, ये झूला में ना वो ऐसे मुझे झुलाते थे। तो हर मेमोरीज, हर चीज़ हमें याद है। तो हम वो चीज़ जब देखेंगे प्रेजेंट डे में, वो इंसान जा चुके, तो हमें वो सब चीज़ याद आएगा, हमें वो मेमोरीज आंखों के सामने दिखेंगे। और जब मेमोरीज दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो सीन वापस से रिक्रिएट हो रहा है, और उसी चीज़ को यहाँ पे घोस्ट बोला जा रहा है। मगर ये कौन देख पाएगा? तुम। क्यों देख पाओगे? क्योंकि तुम्हारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं उस घर से। तो वो जो घोस्ट या स्पिरिट दिख रहा है इज नथिंग बट योर मेमोरीज, तुम्हारी यादें। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्यों लिखा गया समझ में है? द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, वो देख ही नहीं पा रहा है। और नॉर हियर द साउंड आई हियर। तो यहां पे देखो साउंड का बात कर रहा है कि मतलब वो सारी आवाजें मतलब नॉट लिटरल आवाजें मतलब कि वही फ्लैशबैक वाली यादें। आप मूवीज वगैरह में देखे होगे ना कि एक कैरेक्टर जब अपना डाउन फेज में रहता है, जो मेन हीरो रहता है, तो वो उस सिचुएशन से उभरने के लिए अपना कोई जगह में जाता है, और जब जगह में जाता है तो वो ऐसे एक कोने में याद करता है कि कैसे सारी चीज़ होते रहते हैं। तो जो डायलॉग्स होते रहते हैं, जो चीज़ें दिखाई देते रहते हैं, वो उसके दिमाग में चलते रहते हैं। राइट। हमें पिक्चर में दिखाया जाता है, बोल के हमें सुनाई और दिखाई दे रहा है। लिटरली में हम जब कहीं भी रहेंगे, हमें यादें वगैरह रहेंगे, हमारे लोग दुनिया से जा चुके होंगे, बट वो मेमोरीज रहेंगे, तो हमारे दिमाग में वो साउंड प्ले होता है, हमारे नज़र में वो सारी चीज़ होते हुए दिखते हैं। एक्चुअली में नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बट मेमोरीज हैं सारे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ही बट परसीव व्हाट इज। देखो ही मतलब यहाँ पे किसको रेफर किया गया है? ही मतलब यहाँ पे गेस्ट को बोला गया है, या फिर स्ट्रेंजर को, दोनों में से कोई भी। आप दोनों लिख देना, काम खत्म। या लिखना गेस्ट हु इज अ स्ट्रेंजर, बात खत्म। ही बट परसीव्स मतलब फील करता है। वो क्या चीज को फील कर रहा है? व्हाट इज मतलब व्हाट इट इज, जो भी आसपास है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये दीवार है, तो ये जो कुछ भी है उसको फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है। तो यहां पे गेस्ट को क्या दिख रहा है? फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर है? फिजिकल फॉर्म में गेस्ट सारा चीज देख पाता है, जान पाता है, जो भी उसके सामने में है। वाइल अनटू मी, जहां पे मेरा बात अगर आता है, ऑल दैट हैज बीन मतलब जो पास्ट में बीत चुका, जो पास्ट में हो चुका, वट एवर, या ऑल द थिंग्स विच हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, उसका बात कर रहा है। इज मेरे तरफ में कैसा है? वो विजिबल है और क्लियर है। इट मीन्स आई कैन क्लियरली सी ऑल दोज थिंग्स विच हैज बीन हैपेंड या विच हैड हैपेंड इन द पास्ट। ओनली रीजन व्हाई आई कैन सी is because I have some connection with that memory, with that thought. Strangers cannot see all those things because he has no connection with all those memory. He is stranger to all those memories. तो यहाँ पे घोस्ट का मतलब मेमोरी का बात हो रहा है। क्लियर है? सब बढ़िया से समझ में आ रहा है यहाँ तक में? कोई डाउट? पूरा बढ़िया से? अगर भी डाउट अगर आ जाए ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये वाला लाइन ये समझ नहीं आया, क्या है या कैसा है। क्लियर है? अब देखते हैं और आगे क्या लिखा है। यहाँ पे देखते हैं। वी हैव नो टाइटल डीड टू द हाउस और लैंड। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जिस जमीन में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे टाइटल डीड नहीं है। टाइटल डीड मतलब ओनरशिप माल, मतलब घर आपका है कि नहीं, जमीन का कागज पत्तर, वो उसको बोला गया टाइटल डीड। अभी याद है, अभी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो एक वर्क जान लीजिए, 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में टाइटल डीड बोल के कॉज आता है। याद है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगर याद नहीं है तो जाके रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। हिस्ट्री सिविक्स का जब बनाऊंगा तब याद आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वी हैव नो टाइटल डीड, हमारे पास कोई ओनरशिप का ऐसा है नहीं, टू द हाउस और लैंड। अगर ओनरशिप का कागज वागज नहीं है तो आप कैसे रह रहे हो? देखो वो वहां पे फिजिकल बात नहीं कर रहा है, वहां पे स्पिरिचुअल मीनिंग में बात कर रहा है। क्या बोल रहे हैं देखो, ओनर्स जो इस घर के मालिक थे, एंड ऑक्यूपेंट्स जो इस घर को पहले ऑक्यूपाई करके रहते थे, जो पहले रहते थे, इसीलिए लिखा है अर्लियर डेट मतलब पास्ट। तो जो पास्ट के जो ओनर थे और पास्ट के ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन, अभी ग्रेव्स में है, ग्रेव्स में है मतलब अभी खत्म, डेड, टाटा बाय बाय। ग्रेव्स फॉरगॉटन मतलब उनको फॉरगेट कर गया, मतलब उनको भूल गए हम कि वो कभी ओनर थे, क्या थे। अभी अगर आप मान लो वो घर, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, है ना, वो जमीन जहां पे आपका घर है उससे पहले तो और कोई रहता होगा,
और मैं तब का बात नहीं कर रहा हूँ जब आपके दादाजी ने वो कागज पत्र बना लिया, उससे भी पहले कोई तो रहता होगा, खेती बाड़ी था, जानवर थे, अरे कोई तो रहता होगा। रेंट घर में हो तो वहां भी तो कोई पहले ओनर रहता होगा, किसको पता, हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे सेम चीज बोला गया है कि ग्रेव्स में अभी वो है और वो ग्रेव्स में फॉरगॉटन है, कोई उन्हें विजिट भी नहीं करता, कोई अलाइव भी नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग एक अच्छा चीज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज है, मैंने फिर से कहा ये एक इमेजरी बनाया रहा है, आपको पोएट बोल रहा है कि इमेजिन करो और देखो। क्या देखो, तो जो लोग ऐसे मान लो ग्रेव्स में दफन है, ग्रेव्स में सोए हुए हैं, है ना, मैं थोड़ा साइड करके ऐसे बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले कॉमेडी। तो यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग भी ग्रेव्स में हो, लोग क्या करते थे, स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड, ऐसे हाथ बढ़ाते हैं और क्लेम करते हैं, समझ में, वो थोड़ा जमीन से हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, रियल में नहीं हो रहा है, कब्र से भूत उठ के नहीं आ रहा है, बता वो ये रहे हैं कि पुराने मालिक और जो हैं वो अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, क्या करने के लिए, ये क्लेम करने के लिए, क्लेम करने के लिए कि क्या, कि अभी हम जिंदा हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी अभी भी मेरा है। नॉट लिटरली, फिर से बता रहा हूं, लिटरली नहीं बोला जा रहा है भूत प्रेत, यहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग का बताया जा रहा है। एंड होल्ड इन मॉर्टमेन, मॉर्टमेन मतलब ओनरशिप, ओनरशिप, और एक चीज भी लिख सकते हो कंट्रोल, ठीक है। स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट, ओल्ड एस्टेट मतलब ओल्ड प्रॉपर्टी, ओल्ड प्रॉपर्टी। सो इसका मतलब ये इमेजरी कर रहा है कि जैसे कि स्ट्रेच करके हाथ आ रहा है कब्र से, किनका, उस ओनर्स का और ऑक्यूपेंट्स का जो इस घर में पहले रहते थे, वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम से है। नॉट लिटरली, स्पिरिचुअली। कैसे, अब यहां पे तो देखो इमेजरी समझ में आ गया, मतलब वो कह रहे हैं कि उस घर में अभी भी मेमोरीज जुड़े हुए हैं, उस घर में अभी भी उनका आना जाना लगा रहता है, वो मेमोरीज तो आप निकाल कर नहीं जा सकते ना, तो इसीलिए वो ओनरशिप अभी भी होल्ड करके रखते हैं उस जगह को, फिर भी वो अपना मानते हैं, ठीक है। वो मूवी आप देखे होगे ना चक दे इंडिया, तो चक दे इंडिया में देखना जब शाहरुख खान को बहुत बेइज्जती हो जाता है और जब वो उसकी मॉम को लेके वो घर से जाता है, तो उसकी मॉम का डायलॉग सुनना, उनकी मॉम क्या कहते हैं कि बेटा यही घर में ये थे, वो मेमोरीज को याद करते हैं। उनके डैड तो नहीं थे उस मूवी में, तो वो डैड का भी मेमोरीज याद करते हैं। एग्जैक्टली वही हॉन्टेड हाउस है, भूत प्रेत का नहीं, हॉन्टेड हाउस मीन्स मेमोरी, हर एक एक कोने में यादें छुपी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस, यहां पे दो वर्ल्ड का बात कर रहा है, एक है वर्ल्ड ऑफ सेंस मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो हम अभी रह रहे हैं, फिजिकल दुनिया, दूसरा वर्ल्ड कौन सा है, स्पिरिट वर्ल्ड। दो वर्ल्ड समझ में है। तो ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या करता है, फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर, मैंने अभी कहा था ना लिटरेरी डिवाइस, यहां पे क्या लगा है, लाइक, तो ये है हम लोग का सिमिली। तो सिमिली क्या है, यहां पे बोला जा रहा है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो वर्ल्ड ऑफ सेंस मतलब हमारे दुनिया के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। किस तरीके से, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर घिरा होता है। थोड़ा सा डिफाइन उसको करो तो याद करो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। उसी तरीके से अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है, तो वही बोल रहे हैं ये फिजिकल वर्ल्ड के इर्द गिर्द क्या है, स्पिरिट वर्ल्ड। क्लियर है, इसीलिए दोनों सिमिलैरिटी बोल के सिमिली बोला जा रहा है। और सिमिली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पे लाइक लगा है, इससे पहले एज लगा था और अभी यहां लाइक लगा है। क्लियर है, फिर क्या बोल रहे हैं देखो, एंड एवरीवेयर वॉट्स, वॉट्स मतलब मूव साइलेंटली, मूव साइलेंटली, और वो मूव करता है वो एयर किसके बीच में, थ्रू दीज अर्थली मिस्ट, इसको देखो बढ़िया से याद, एंड वेपर डेंस। अभी ये दोनों को मेटाफोरिकल तौर पे बोला गया है, क्या कि जैसे कि देखो मेटाफर यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक से याद रखना। जैसे कि मान लो जब मिस्ट होता है, जब कोहरा छाया हुआ रहता है, तो हमारा विजिबिलिटी हमें बहुत दूर तक दिखता नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी होता है। ये चीज सिंबलाइज कर रहा है रियल लाइफ में, या मेटाफोरिकली क्या बोल रहा है कि वो सारी चीजें, वो सारे डिस्ट्रैक्शन जो हमें रियलिटी को देखने पे मजबूर नहीं करते, मतलब कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें रियलिटी देखने नहीं देते। जैसे कि कोहरा छा जाता है चेहरे के सामने, जैसे कि हमारा दृष्टि दूर तक नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्टेड हैं। अभी आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, आपके फ्रेंड्स को भी पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, जो लोग अभी देने वाले हैं। आप बताओ, साल भर बहुत लोग नहीं पढ़े, अभी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो साल भर जो लोग नहीं पढ़े उन लोग के माइंड में क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, उन लोग के माइंड में, उन लोग के नजर के सामने क्या अर्थली मिस्ट और वेपर डेंस नहीं आ गया था। तो ये जो दो चीज को बोला गया है, ये किसको सिंबलाइज किया गया है, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन।
सो कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन हमें क्या करता है, हमारा विजन को धुंधला कर देता है, विजन को धुंधला कर देता है, इसीलिए मेटाफोरिकली उसको बोला गया अर्थली मिस्ट और वेपर डेंस, क्योंकि हम यहाँ अर्थ का बात कर रहे हैं ना उस मेटाफोर के तौर पे, इसीलिए ये दो एग्जांपल दिया गया। तो इन्हीं डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन के बीच में एक अच्छा जीवन वाला हवा, मतलब जान देने वाला हवा कौन बन के आता है, स्पिरिट वर्ल्ड। क्या लिखा देखो, अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथेरियल एयर। एथेरियल का मतलब, सॉरी थोड़ा घिंचा गया ये, एथेरियल का मतलब होता है स्पिरिचुअल, एथेरियल मतलब स्पिरिचुअल, तो ये एयर बहुत स्पिरिचुअल होता है, क्यों, क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड से आया है, स्पिरिट वर्ल्ड का है वो। और यहाँ पे वाइटल, वाइटल मतलब लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग। देखो मैं हर चीज का मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज मैंने छोड़ दिया है या आपको समझ में नहीं आया है और वो वर्ड फिर आपको गूगल करना पड़े, राइट। तो यहां पे समझ में आ गया, कितना बढ़िया तरीके से बताया गया, ये सब क्वेश्चन में कवर है। फिर क्या बोल रहे हैं, आवर लिटिल लाइफ्स, हमारा जो छोटा सा जिंदगी है। तो यहाँ पे जो आवर बोला गया, आवर किसका बोला गया, ह्यूमंस का बात कर रहा है। हमारी छोटी जिंदगी आर केप्ट इन इक्विपोइस, इक्विपोइस को अंडरलाइन कर देना, बॉक्स कर देना ऊपर में लिखना, उसका मतलब होता है बैलेंस, उसका मतलब होता है बैलेंस, या फिर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारा लाइफ को बैलेंस करता है, कैसे, बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर। देखो हमारे माइंड में अट्रैक्शंस और डिजायर्स होते हैं ना, डिजायर्स के लिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे माइंड में डिजायर्स है, वो हमें अट्रैक्ट करा रहे हैं। अब इन्हीं से हमें बचाता है, कैसे बचाता है, ध्यान से समझना एक छोटा सा एग्जांपल से, ताकि आपको आंसर लिखने में हेल्प हो। मान लेना ये हमारा ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, एक तरफ हमारा डिजायर्स है, हमारा जो मन को खुश करता है, जो हमें बहुत प्लेजर देता है, तो एक तरफ डिजायर है, दूसरा तरफ है ट्रुथ, सच्चाई, जो हमें करना चाहिए, हमारा धर्म जो है। तो एक तरफ, अभी मान लो आप स्टूडेंट हो, अभी आप स्कूल में हो, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, आपका अभी मन आपको नचा रहा होगा, आपको बोल रहा होगा क्या, कि थोड़ा सा जाके खेल लें, थोड़ा सा जाके चिल कर लें, थोड़ा पढ़ाई बंद कर दे, या फिर आपको मार्क्स की ओर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हमें मार्क्स लाना है, मार्क्स का रेस लगा हुआ है, तो मार्क्स को पाना है। तो मार्क्स को पाने के लिए ये आपके दिमाग में कैसा थॉट डालेगा कि चीट करें, अनफेयर मीन्स करें, गलत रास्ता अपनाएं। तो आपका लाइफ में जो बैलेंस था अभी इनबैलेंस हो गया। क्यों इनबैलेंस हो गया, क्योंकि आपके यहाँ अट्रैक्शन और डिजायर्स बढ़ गए हैं, और ये अट्रैक्शन और डिजायर्स बढ़ने से आपका लाइफ देखो बैलेंस टूट जाता है। बट स्पिरिट वर्ल्ड क्या करता है, स्पिरिट वर्ल्ड इस तरफ वेटेज डालता है। क्या वेटेज डालेगा, उसी समय आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। क्या थॉट्स आएंगे, कि नहीं मुझे चीट नहीं करना है, मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम बदनाम नहीं करना है, मुझे उन्हें प्राउड फील करना है, मुझे अच्छी तरीके से मेहनत करना है, मुझे मेरे लाइफ में कुछ करना है, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। ये जो अच्छा थॉट आता है, अच्छा थॉट आने से देखिए बैलेंस हो गया। तो ये अच्छा थॉट आता है, ये किसके वजह से, ये आता है स्पिरिट वर्ल्ड के वजह से। सो स्पिरिट वर्ल्ड क्या करता है, जब आपका लाइफ गलत चीज है, डिस्ट्रैक्शन से इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो बैलेंस कर देता है अच्छे थॉट से। समझ में आया, एकदम बढ़िया से, इससे अच्छा नहीं बता सकता भाई मैं, और डांस करके भी नहीं, ये इतना तक समझ तो जाना चाहिए आपको। समझ में आया कि कैसे स्पिरिट वर्ल्ड हमें सद्बुद्धि देता है, हमें कैसे डिस्ट्रैक्शन होने से बचाता है। क्लियर है। फिर आगे क्या लिखा है, द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब हमारा जो फीलिंग है उसका स्ट्रगल चलता है, स्ट्रगल मतलब फाइट, स्ट्रगल फाइट सिनोनिम्स। तो हमारे मन में फाइट चलता रहता है हमेशा, किस चीज का, इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयस, जो मैंने कहा एक इंस्टिंक्ट जो आपको एंजॉयमेंट की ओर ले जाता है, एंड द मोर नोबल। देखो इसके साथ कंपैरिजन किया गया, मोर नोबल मतलब वो बोला गया मोर वैल्यूएबल, और एक इंस्टिंक्ट या फीलिंग कैसा है, वो आपसे इस फीलिंग से, इस एंजॉयमेंट का फीलिंग से काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, एस्पायर्स का मतलब जो आपको पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, पॉजिटिव चीजें लाता है। जैसे मैंने कहा, जब ये एंजॉयमेंट वाला यहाँ पे फीलिंग आता है, तो साथ में आपको इससे भी ज्यादा नोबल वाला फीलिंग आता है। इन्हीं के बीच में स्ट्रगल होता रहता है कि एक तरफ मन कहता है एंजॉय करे, फुल चिल करे, बाहर में जाए, फेंक दे सारा, दूसरी तरफ आपका थॉट आता है नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये जो थॉट का लड़ाई कंस्टेंटली चलता रहता है, इस लड़ाई में आपको जीतने में और बैलेंस करने में कौन मदद करता है, स्पिरिट वर्ल्ड। सो नेक्स्ट आंसर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पर्टर्बेशंस, द पर्टर्बेशंस अंडरलाइन करना, पर्टर्बेशंस को लिखना, डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस, द डिस्टर्बेंसेस, दिस परपेचुअल जार, ये वाला याद रखना, परपेचुअल जार को यहाँ पे बॉक्स कर देना है, मेटाफोरिकली कुछ कह रहा है, क्या चीज का, ऑफ अर्थली वांट, अर्थली वांट का मतलब डिजायर्स,
हमारे जितने अर्थली डिजायर्स हैं, जितने इच्छाएं हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? अर्थली वांट्स की वजह से हमारे लाइफ उथल पुथल हो रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, और उसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारा लाइफ एक परपेचुअल जार के जैसा मेटाफोरिकली यहाँ पे बोला गया है। सो परपेचुअल जार यहाँ पे हमारा लाइफ को बोला गया है। अब इसको समझना, इसको कैसे, जैसे मान लो एक जार है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर में कुछ रखा गया है और वो कंटिन्यूस डिस्टर्ब हो रहा है, कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है। और वो डिस्टर्बेंसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजायर्स है, क्योंकि इच्छा है। और वो डिजायर्स और इच्छा होने की वजह से जार के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। इसी एनक्लोज्ड जार को लाइफ के साथ मेटाफोरिकली कहा गया कि हमारे लाइफ जो परपेचुअल जार है, परपेचुअल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो परपेचुअल जार जो रहता है, अच्छा अब आप बोलोगे सर कभी खत्म नहीं होने वाला मतलब लाइफ तो कभी खत्म होता है। ये बोल रहा है कि लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अभी आपको क्लास 10 का टेंशन है, फिर 12 का होगा, फिर ग्रेजुएशन का, फिर नौकरी का, फिर शादी का, फिर बच्चे का, फिर मरने का, फिर मेडिकल, कभी खत्म होता है टेंशन? कभी नहीं। तो हमारा डिजायर जो नेवर एंडिंग होता है उसको परपेचुअल बोला गया है, ठीक है। तो जो अर्थली वांट, फिर क्या होता है? एस्पिरेशंस हाई, फिर हमारा माइंड में एक एस्पिरेशन आता है, कुछ बड़ा करने का इच्छा आता है, एम्बिशन आता है। कहां से? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस का मतलब इंपैक्ट या इफेक्ट, किसके इफेक्ट से आता है, किसके इंपैक्ट से आता है? ऑफ एन अनसीन स्टार एंड अनसीन स्टार कॉमा एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट। अब देखो यहां पे स्टार है मगर अनसीन है, प्लैनेट है मगर अनडिस्कवर्ड है। ये दोनों डिनोट करता है अनसीन फोर्स। अनसीन फोर्स मतलब ऐसे शक्तियां जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और उन्हीं शक्तियों की वजह से हमारे दिमाग में एम्बिशंस आता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, वरना हमारा लाइफ तो डिस्टर्बेंसेस में ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक बढ़िया सा पर्सोनिफिकेशन दिया गया। क्या बोला गया? देखो यहाँ पे मून को पर्सोनिफाई किया गया है। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज, तो देखो मून को यहाँ थ्रोइंग क्वालिटी दिया गया। तो यहाँ पे मैं पी लिख दे रहा हूँ, पी मीन्स पर्सोनिफिकेशन, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्या होता है। एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया, किसको बोला गया? यहाँ पे मून को बोला जा रहा है। कौन सा ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है? थ्रो का दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ये हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या बोल रहे थे? मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, किसी क्लाउड के पीछे से मून क्या कर रहा है? थ्रोज, कुछ फेंक रहा है। कहां फेंक रहा है? ओवर द सी, ओवर मतलब ओवर, ओवर द सी, समंदर के ऊपर में कुछ फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, तो एक ब्रिज फेंक रहा है, एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है। और वो ब्रिज किसका बना है? लाइट का बना है। लाइट मतलब यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? मून लाइट, मून लाइट। तो मून अपने लाइट से एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है, कहां पे? समंदर के ऊपर में, सी के ऊपर में, ठीक है। अक्रॉस हुज, और इसी के अक्रॉस में, मतलब वो जिनको फेंक रहा है, मान लो इधर फेंका गया, उसके अक्रॉस में मतलब दी अदर एंड में कौन है? हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स, वहां पे जो प्लैंक्स है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं। ट्रेम्बल मतलब शेक कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। आवर फैंसीज, देखो हमारे फैंसीज, फैंसीज मतलब डिजायर्स क्या कर रहे हैं? क्राउड कर रहे हैं, क्राउड कर रहे हैं। क्राउड कर रहे हैं मतलब एक्यूमुलेट हुए हैं, मतलब भीड़ बना के जमा के रखे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा इमेजरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, मून को पर्सोनिफाई भी किया गया। लिटरेरी डिवाइसेस सारे याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे फैंसीज और सारे डिजायर्स क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? कहीं जाने के लिए। किधर जाने के लिए? इनटू द रेल्म ऑफ, रेल्म ऑफ, रेल्म ऑफ मतलब वर्ल्ड ऑफ, कौन से वर्ल्ड में जाने के लिए? ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, मतलब एक मिस्टीरियस नाइट की तरफ, एक मिस्ट्री के और जाने के लिए हमारे थॉट्स बेकरार रहते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, वही चीज का रिपीट हो रहा है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट में। स्पिरिट का वर्ल्ड से क्या हो रहा है? देयर डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब कम डाउन होना होता है, मतलब नीचे आना, है ना, डिसेंड करना। क्या आता है? अ ब्रिज ऑफ लाइट, यहां पे मैंने कहा अ ब्रिज ऑफ लाइट आता है। क्या चीज करता है? ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग इट विद दिस, मतलब ये दो वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। किसको किसको? एक फिजिकल वर्ल्ड को और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा देखते हैं? कनेक्टिंग विद दिस ओवर हुज, उसके ऊपर में, ब्रिज के ऊपर में, हुज अनस्टेडी फ्लोर, उनका जो फ्लोर है वो अनस्टेडी है, शेकेबल है, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहता है। फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड, स्वेज एंड बेंड मतलब यहां मूवमेंट बता रहा है,
कि वो मूव करता है। वॉन्डर आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स वॉन्डर करते हैं। वॉन्डर करना मतलब मूव, एक जगह से दूसरा जगह जाना, मूविंग कैजुअली, उसको वॉन्डरिंग करना कहते हैं। अबव द डार्क अबिस, देखो यहाँ पे बोला गया डार्क अबिस। डार्क अबिस मतलब क्या, इसको हम वॉइड कह सकते हैं, इसको हम कंफ्यूजन कह सकते हैं, इसको हम फियर कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा स्थिति, एक ऐसा जगह जहाँ हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है, जहाँ हमें कुछ उम्मीद नज़र नहीं आता, जहाँ पे हमें कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, जहाँ पे हमें सब नेगेटिव लगता है, दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, उसका बात कर रहा है। तो ये पूरा चीज़ को वो क्या बताना चाह रहे हैं, सब पता है। मैं एक छोटा सा इमेज बनाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ बनाने का, सोचना। तो मान लो ये स्पिरिट वर्ल्ड है, ठीक है, ये है स्पिरिट डब्लू। स्पिरिट डब्लू मतलब स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, और ये है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड को थोड़ा और साइड में बना देते हैं, ये है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल डब्लू मतलब फिजिकल वर्ल्ड। ओके, समझने का कोशिश करना, ओके, बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, एक है स्पिरिट वर्ल्ड और एक है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो, स्पिरिट वर्ल्ड से एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है, एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये ब्रिज कैसा है, ये ब्रिज ऑफ लाइट है। ये ब्रिज कौन फेंका, मून ने फेंका। अब ध्यान से समझना, इस तरफ कौन है, इस तरफ सारे थॉट्स हैं। कहां, इस पोजीशन में। यहां पे कौन है, यहां पे थॉट्स हैं हमारे, हमारी सोच, ठीक है, इस लोकेशन में खड़ा है। और ये इंतजार कर रहा है स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का, जहां क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है, इंस्पिरेशन है, एम्बिशन है, बहुत सब कुछ पॉजिटिव चीज है। हमारा थॉट्स वहां जाना चाहता है। उस जाने में मदद कौन करता है, स्पिरिट वर्ल्ड। कैसे, यहां पे एक ब्रिज बना के। और ये ब्रिज किसके ऊपर में, ये मून का वो बताया गया था कि वो समंदर के ऊपर है, बट दैट्स डिफरेंट। तो दो वर्ल्ड है, एक ब्रिज है, लाइट का बना हुआ है, थॉट्स इस तरफ है, उनको जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उनको जाना है क्रिएटिविटी की ओर, उनको जाना है फॉर मतलब ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। अब ये थॉट्स को जाने में हेल्प होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे ब्रिज है। अगर यहां ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, इसी के नीचे में एक चीज है, क्या, जिसको कहते हैं अबिस। अबिस का मतलब मैंने यहां कहा ना, डार्क अबिस, मतलब ऐसा गहराई, ऐसा नेगेटिविटी, ऐसा कंफ्यूजन, डर, जो भी नेगेटिव क्वालिटी बोल सकते हो, वो हमारा थॉट जाता है ना कभी, क्या होगा, कैसे होगा, किस चीज का होगा, तो वो थॉट हमारा इधर घुस जाता, कहां, ऐसे। तो हमारा थॉट अबिस के तरफ ना जाए बोल के स्पिरिट वर्ल्ड ने हमें ब्रिज दिया, जिसके ऊपर से हम टक 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 ट्रैवल कर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाते हैं। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने वो ब्रिज नहीं दिया होता तो हम तबाह हो जाते, हम क्रिएटिविटी की ओर नहीं जा पाते, हमारा थॉट कंफ्यूज्ड हो जाता, डरा हुआ रहता, हम खालीपन में घूमते रहते, हमारा थॉट्स वॉन्डर करता है। और आपको भी पता है ना कि पढ़ाई या कोई भी काम करने के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है हमारा थॉट को कंट्रोल करना, राइट। भगवत गीता में भी कहा है कि थॉट को कंट्रोल किया जाएगा, सारथी है हम अपने मन के, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी बोला गया है कि हमारा थॉट्स अबिस में या नेगेटिविटी में चला जाता, बट थैंक गॉड वो नहीं गया। क्यों, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए एक ब्रिज मिल गया, और ट्रैवल करने के लिए ब्रिज किसने दिया, स्पिरिट वर्ल्ड ने। तो स्पिरिट वर्ल्ड कितना काम आता है। तो ये फटाफट इसको एक बार कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, क्या है, और क्लास को करेंगे एंड, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने आपके लिए एक आरटीसी लेके आया है 16 मार्क का क्वेश्चन, एक बोनस क्वेश्चन में इस डिस्कशन के बाद में दूंगा, और वो आपके लिए है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसका मैंने डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, और ये सारा क्वेश्चन करके जाना, मैं बोल रहा हूं, इसके बाहर से नहीं आएगा भाई, ट्रस्ट करना और बस करते जाना। एग्जाम के बाद आपको खुद पता नहीं चल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। अरे एक बात बताओ, पोयम के इतना है, पोयम के बाहर से और क्या ही आ सकता है, कुछ तो है ही नहीं। मैंने ऐसा आरटीसी लाया कि सारा ही कवर हो गया है। देखते, द स्ट्रेंजर्स एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर। ये वाला हमने डिस्कस किया था बढ़िया तरीके से। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, देखो, पहले 5 क्वेश्चन आईसीएसई पैटर्न का, 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क, लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क। 4 मार्क मतलब 4 पॉइंट, जितना मार्क उतना पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब सेंटेंसेस, ठीक है।
क्या लिखा है, वाई द पोएट सेड सो अबाउट द स्ट्रेंजर। सेड सो अबाउट द स्ट्रेंजर मतलब क्या, कि स्ट्रेंजर कुछ चीज को देख नहीं पाता और सुन नहीं पाता है, पोएट ने ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ पे आंसर लिखना, द पोएट सेड सो अबाउट द स्ट्रेंजर्स बिकॉज द स्ट्रेंजर हैज नो इमोशनल एंड पास्ट कनेक्शन विद द हाउस, फुल स्टॉप। कितना मार्क है, 1 मार्क, मिल गया 1 मार्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। जो परसेप्शन है उसका डिफरेंस बताओ, किसके बारे में, बिटवीन द स्ट्रेंजर एंड द पोएट। मतलब पोएट कुछ परसीव कर रहा था और ये कुछ परसीव कर रहा था, इनका डिफरेंस बताओ। तो यहां पे लिखना कि द स्ट्रेंजर कैन परसीव ओनली द फिजिकल थिंग्स अराउंड द हाउस whereas the poet can perceive physical as well as the spiritual things around the house, full stop। एक और एक पॉइंट, this difference is due to past connection and emotional attachment with the house। क्लियर है, क्लियर है। पोएट का कनेक्शन है तो स्पिरिचुअल थिंग दिखता है, स्ट्रेंजर का कनेक्शन नहीं है, उसको वो चीज नहीं दिखता। क्लियर है, समझ में आ गया। हम यहाँ पे 2 मार्क 2 पॉइंट लिखे थे और ये 1 मार्क मिला के कॉम्बिनेशन का है, 3 मार्क हमें मिल गया। नेक्स्ट, मेंशन टू एडजेक्टिव दैट द पोएट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पिरिट एंड घोस्ट। मैंने आपको कहा था ना इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव क्या है, एक यहां पे बोला गया है हार्मलेस, वेलकम फिल्म का डायलॉग याद है, कौन भौंक रहा है बदतमीज, क्या कर सकते हैं। चलो चलो वापस आते हैं। मेंशन टू एडजेक्टिव दैट द पोएट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पिरिट एंड द घोस्ट। तो 2 एडजेक्टिव क्या क्या है, एक हार्मलेस और एक इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव, क्लियर है, हमें यहां वाला मार्क मिल गया। व्हाई द पोएट सेड दैट पीपल हैव नो टाइटल डीड, क्यों ऐसा पोएट ने कहा था, तो यहां पे लिखना, व्हेन पोएट सेड दैट पीपल हैव नो टाइटल डीड इट मींस टू से दैट ह्यूमंस हैव नो ट्रू ओनरशिप और रियल ओनरशिप ओवर हाउस और लैंड। द स्पिरिट और द घोस्ट ऑफ द पास्ट स्टिल हॉन्ट और लिव इन दोस हाउसेस। इट शोज दैट ह्यूमंस हैव नो permanent ownership of the house, they have temporary ownership of the house। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हमें देखो, हमने ये 2 भी कर दिया, तो 3 3 6 मार्क का हमने अटेंड कर दिया। नेक्स्ट, गिव मीनिंग ऑफ इक्विपोइस। इक्विपोइस का मैंने आपको बताया था, इट मींस इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस, 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट कीप्स आवर लाइफ इन इक्विपोइस, क्या हमें यहाँ पे हमारा लाइफ क्या रखता है, हमें पता है स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड हमारा लाइफ को इक्विपोइस में रखता है। व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ इंस्टिंक्ट, ये वाला इंस्टिंक्ट के बीच का स्ट्रगल क्या है, तो यहां पे लिखना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ डिजायर एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ रिस्ट्रेन दे स्ट्रगल विच ईच अदर एंड स्पिरिट वर्ल्ड हेल्प्स टू कीप अ बैलेंस बिटवीन 2। इच्छाएं और रुकावट या रोक, इनके बीच का बैलेंस स्पिरिट वर्ल्ड करता है। हम लोग तो डिस्कस किए थे, इसलिए मैं स्पीड आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर, हमें भी तो पता है ये है स्पिरिट वर्ल्ड, लिख देना, स्पिरिट वर्ल्ड फ्लोट्स अराउंड द फिजिकल वर्ल्ड और द सेंस वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ सेंस लाइक एन एटमॉस्फेयर, काम खत्म। नेक्स्ट, व्हाट डिसेंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, ब्रिज ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेम एनी 2 लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। एनी 2 मैंने तो कितना सारा डिस्कस किया था, यहाँ पे लिख सकते हो या तो सिमिली, या तो मेटाफोर, या तो पर्सोनिफिकेशन, या तो इमेजरी, किसी भी चीज में 1 2 लिख देना। तो हम डॉग बार्क को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि लिटरली लोग शोर मचा रहे हैं, रात का समय है ना, तो चलता रहता है। सुबह साला इंसान परेशान कर रहे हैं, रात को जानवर, बट एनीवे इग्नोर करना अगर साउंड भी आ जाए तो। अब यहाँ पे क्या लिखा देखो, डिस्क्राइब द इमेजरी ऑफ द ब्रिज ऑफ लाइट। यहाँ पे 4 मार्क का है तो 4 सेंटेंसेस लिखना है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप उसको लिखते जाना। सबसे पहला चीज लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ ब्रिज डिसेंड्स फ्रॉम स्पिरिट वर्ल्ड, पहला चीज। सेकेंड पॉइंट, द ब्रिज कनेक्ट्स द फिजिकल वर्ल्ड टू द स्पिरिट वर्ल्ड, या फिर द ब्रिज कनेक्ट्स द ह्यूमन वर्ल्ड टू द स्पिरिट वर्ल्ड। तीसरा, इट अलाउज द ह्यूमन थॉट टू ट्रैवल to the spirit world। चौथा, it helps the human thought to stay above the abyss of ignorance and fear। क्लियर, राइम हो गया ना, fear clear। सो ये रहा आपका सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर्स। बहुत थक गया हूं, नेक्स्ट फिर एक और एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। बट हाँ, अरे
खुल गया। बोनस क्वेश्चन एक बार मैं दे देता हूं, तो बोनस क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेना अपने मन से, आपको जैसे ठीक लगेगा प्रैक्टिस कर लेना। और इतना पढ़ाने के बाद तो मुझे भी कॉन्फिडेंट आ गया कि आप 3-4 लाइन तो लिख ही सकते हो यार, कम ऑन। ऐसे मत कहना कि नहीं लिख पाएंगे सर, इसका आंसर दो, आप लिख लोगे मुझे पता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ का आंसर मिल गया होगा। देखो, डिस्क्राइब हाउ द स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएट इक्विपॉइस। 4 मार्क का क्वेश्चन समझ के लिख लेना, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अभी अगर सॉल्व कर लोगे, सॉल्व इन द सेंस क्या, अगर लिख लोगे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एग्जाम्स में बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो बोलोगे रिग्रेट कि सर ठीक बोल रहे थे, बाद में नहीं किया एंड फंस गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमेंट्स वगैरह आप डालते रहना, आपका जो डाउट्स है बताते रहना, ताकि मैं आपका कमेंट्स पढ़ पढ़ के ये जान सकूं कि आपको कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक जान सकूं, और मैं उसी तरीके से वीडियो लाते रहूँगा। आपका कमेंट सेक्शन में लिखा गया है बहुत सारा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में लेके आने का, उसके ऊपर भी आएगा, हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर भी आएगा, और जितना सारा चीज़ हो सके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैं सब कुछ आपके लिए हासिल कर दूंगा। बस आप सपोर्ट करते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड नाइट।